पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बहुत लंबे अरसे से इंतजार था। दिल्ली में बुनियाद रखी गई जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। तारीख तय हुई 17 अप्रैल को पटना में मिलेगी। और आज पटना में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, महागठबंधन की बैठक हुई और आरजेडी के कार्यालय में बैठक। तो देखिए, कार्यालय में बैठक से ही ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर कौन है। और यह भी दिखा कि बीच में कौन बैठे। तो बीच में तेजस्वी यादव बैठे और एक ओर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा आलाबरू बैठे और दूसरी ओर मुकेश सहनी बैठे। तो हम यह कह सकते हैं कि पोजिशनिंग नंबर वन आरजेडी तेजस्वी यादव, नंबर टू कांग्रेस और नंबर थ्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का भाव बीजेपी वालों ने पिछले 24 घंटे में बहुत अधिक बढ़ा दिया है। और देखिए, 3 घंटे तक बैठक चली। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नदारद रहे, नहीं आए। पता नहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव कब फैसला करेंगे कि हमारी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, माले के नेता थे, सीपीआई सीपीएम के नेता थे। और आपने एक सलाह दी थी कि बैठकों में जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं उन्हें भी ले जाइए। तो देखिए, मदन मोहन झा और शकील अहमद खान भी थे। तो बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस बात का ऐलान तो नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री के फेस तेजस्वी यादव, लेकिन बगैर घोषणा के भी तेजस्वी यादव ऐलान हो गए। क्योंकि तय ये हुआ कि इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारे फैसले होंगे और इसका चेयरमैन बनाया गया तेजस्वी यादव को। तो साफ है। और कृष्णा अल्लाबरू से जब सवाल पूछा गया इस मामले में सीएम के फेस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया ब्लॉक में यूनिटी है, क्लैरिटी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यदि कंफ्यूजन नहीं है तो इसका मतलब तेजस्वी यादव साफ साफ कबूल है। अब नहीं कबूल होने की बात नहीं है। तो यह बात तो स्पष्ट हो गई। जब बैठक चल रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक हैंडल से लिखा, महागठबंधन मतलब इंडिया ब्लॉक तैयार है और अब हर दिन हम मैदान में हैं। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार का मतलब अब यह है कि यहां भ्रष्टाचार और बढ़ता अपराध है। गरीबी में नंबर वन तो है ही, पलायन में नंबर वन है ही, और अपराध इस तरीके से बेलगाम है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ क्रिमिनल डिसऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिन मुद्दों की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की, उसे इंडिया ब्लॉक कैच करने की दिशा में बढ़ रहा है। और नीतीश कुमार को फिर से यह कहा गया कि वह अचेतावस्था में हैं। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव ने आज फिर से बड़ा आरोप किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेतावस्था में हैं और बिहार की जो स्थिति है उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी कोई नजर नहीं है। बिहार को पिछले 11 साल में केंद्र की सरकार ने क्या दिया और गुजरात को क्या मिला, इसकी तुलना की बात भी कही गई। देखिए, कांग्रेस ने मुहर लगा दी और मुकेश सहनी ने कहा लालू यादव की विचारधारा की सरकार बिहार में बनेगी। तेजस्वी यादव ने कहा गरीब और जनता की सरकार बनेगी। इस बार अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अब यह पता नहीं तेजस्वी यादव ने क्यों कहा, इसके पहले क्या अपने लिए लड़ते रहे हैं, यह बड़ी बात। तो देखिए, इंडिया ब्लॉक में एक कंफ्यूजन तो खत्म हुआ कि कौन है चेहरा। तो तेजस्वी यादव आज रात निश्चिंतता की नींद सोएंगे, चेहरा तो मैं हो गया, अब हमारी जिम्मेवारी अधिक है और कैसे बिहार को फतह करना है, क्या वह परास्त कर पाएंगे। पशुपति पारस के बारे में यह बात कही गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, इसके अलावा भी और कई बैठकें होनी है। जब बैठकों में बात हो जाएगी, जानकारी दी जाएगी। उधर पप्पू यादव, जो आज इस बैठक में नहीं थे, उन्होंने कहा कांग्रेस को कम से कम 100 सीटें लेनी चाहिए
और सीमांचल की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सीमांचल जो है कांग्रेस का जनाधार वाला इलाका है। तो अजीत जी, महागठबंधन की बैठक खत्म, इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, तेजस्वी यादव चेयरमैन हो गए, मतलब बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव, और लड़ाई नीतीश कुमार। अब पता नहीं 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी घोषित करते हैं कि नहीं घोषित करते हैं कि चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा ही जाना, यह बात स्वीकार की जा चुकी है। तो बिहार में लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव, और तीसरे कोण पर प्रशांत किशोर। अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तो ये एक हम लोग मान सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है। इसकी बहुत जरूरत थी, काफी दिनों से इसकी जरूरत थी। हाँ। और ये जो पिछली बैठक हुई दिल्ली में, उससे अंदाजा हो गया था कि अब आगे ये बैठकों का दौर चलेगा। अब इसमें दो तीन बातें हमको कहनी है, जो एकदम शुरुआत में जो चीजें हुई हैं उनको लेकर के, फिर नेतृत्व और बाकी चीजों पर तो हम लोग आएंगे ही। देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि आपने जो कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसकी रेगुलर बैठक हो, उसकी कंटिन्यूटी हो बैठक की। क्योंकि हमको ध्यान है कि इंडिया ब्लॉक जब राष्ट्रीय स्तर पर बना था तो उसकी भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी 13 सदस्यों की, और शरद पवार उसको लीड कर रहे थे, और शरद पवार के घर पर एक बैठक हुई, उसके बाद कोई बैठक नहीं। अगर उस बैठक को आपने कंटिन्यू किया होता उस समय, तो जो थोड़ी सी कसर रह गई थी, थोड़े से के अंतर से जो इंडिया ब्लॉक को पीछे छोड़ करके एनडीए चुनाव जीत गया था, वो शायद नहीं होता। जो पहली बैठक दिल्ली में हुई, उसके बाद कोई बैठक नहीं। तो ये अगर आज कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, अगर इसकी बैठक लगातार होती है और उन बैठकों में तमाम तरह के जो डिफरेंसेज हैं उनको आयरन आउट किया जाता है, उनको आप खत्म करते हैं, उनको आप पहचान करके उनका निपटारा करते चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं बनने देते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो फिर ये एक लड़ाई की मजबूत बुनियाद होगी। देखिए, हम लोग कई महीनों से कह रहे थे कि एनडीए जो है अपने कोऑर्डिनेशन की बैठक जिला स्तर पर कर रहा है, कम से कम इंडिया ब्लॉक में राज्य के स्तर पर तो एक बैठक शुरू हुई, तो ये एक अच्छी बात है। और ये उसमें जरूरत ये है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की रेगुलर बैठक करें। दूसरी बात, तो इसका आशय तो ये हुआ, बिल्कुल इसका आशय तो ये हुआ अजीत जी, कि तेजस्वी यादव जो चेयरमैन बनाए गए हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वे सदैव जागृत रहें, सो न जाएं, अपने गठबंधन के दूसरे साथियों को भूल न जाएं, मिलने में और मुलाकात में और बात करने में मुसीबत न हो, मुश्किल न हो, और लगातार बैठकें हो और सब कुछ तय होता रहे। सीटों की संख्या क्या होगी, उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, दावेदार कौन कौन हो सकते हैं, और हर पार्टी अपने संभावित क्षेत्र और संभावित उम्मीदवारों की जानकारी कमेटी में रखे, ताकि यह तय हो सके कि कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र में सबसे बेहतर होगा, जो एनडीए से मुकाबला कर सकेगा। फिर दूसरी बात यह है ज्ञानेश्वर जी की, जो जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की रेगुलर बैठक के बाद जिस पर हम आ रहे थे, वो आपने कह ही दिया कि तेजस्वी यादव के बारे में एक शिकायत रही है, और हम लोग भी चर्चा करते रहे हैं उनकी उपलब्धता की, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब आप अपनी पार्टी चला रहे थे, अपनी पार्टी के एक सुप्रीमो के तौर पर आप अवेलेबल हो या नहीं अवेलेबल हो, ये आपकी पार्टी का मामला था। लेकिन अब आप एक 6 पार्टियों के, अभी 5 पार्टियां हैं, और भी पार्टी उसमें जुड़ेंगी, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, अभी 6 पार्टी है, और भी पार्टी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 6 पार्टियों के नेता होने के नाते अब आपकी जवाबदेही पूरे एक महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए हो गई। तो आपको वो पुराना अप्रोच काम नहीं करेगा, इसमें आपको नए अप्रोच में काम करना होगा, आपको उपलब्ध रहना होगा पार्टी के अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए भी, उनके नेताओं के लिए। ये तेजस्वी यादव को अपने में एक बदलाव लाने की जरूरत है, जो हम लोग पहले से इस बात पर चर्चा करते रहे। बिल्कुल। फिर उसके बाद जरूरत ये है, अभी जो उन लोगों ने तीसरी बात, जो अभी हम इस पूरे बैठक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, वो ये था कि चेहरा तय होने के बावजूद ये हुआ कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लोगों की बात करके, बिहार की के मुद्दे उठा करके हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गई है, कांग्रेस को भी और मुकेश सहनी को भी और लेफ्ट पार्टीज को भी, कि बिहार में चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ने की जरूरत है। और यह हो सकता है कि आप चेहरे की लड़ाई में चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन मुद्दों की लड़ाई में आप चुनाव जीत सकते हैं। बार बार जो प्रशांत किशोर कहना चाह रहे थे, और उन्होंने पटना में एक बिहार बदलाव रैली का भी आयोजन किया, जिसकी असफलता की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बिहार बदलाव के लिए तैयार है, सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा बदलना बिहार के लोगों की जरूरत नहीं है, बिहार के लोगों की सोच नहीं है।
नीतीश कुमार के चेहरे से तो जी फिर भी लोग काफी संतुष्ट हैं। अभी जिस सी वोटर सर्वे की बात हम लोग कर रहे थे, उस सर्वे में भी 50% से ज्यादा लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं या कुछ हद तक संतुष्ट हैं। तो इसका मतलब है बिल्कुल कि उन चेहरों बिल्कुल उस चेहरे को बदलने की सोच ज्यादा नहीं है, जितनी ज्यादा जरूरत जी लोग कामकाज के मोर्चे पर, बिहार के जरूरी मुद्दों के मोर्चे पर बदलाव की जरूरत इतनी महसूस कर रहे हैं। तो इस बात को प्रशांत किशोर ने हम्म सबसे पहले उठाया, पकड़ा उन्होंने इस बात को, और उसको पकड़ के फिर वो लेके आए, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में उन्होंने शामिल कर दिया, उन मुद्दों को जिनकी चर्चा बिहार में नहीं होती। आज की बैठक में ये लगा बिल्कुल कि इन मुद्दों पर ज्यादा बारीकी से चर्चा हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा एट लेंथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहे थे। देखिए ना अजीत जी इंडिया ब्लॉक के नेता देखिए आज जातियों की चर्चा न करके प्रति व्यक्ति आए, वही कह रहे थे। किसानों की आए और बिहार की दशा और दुर्दशा पलायन इस पर चर्चा कर रहे थे। तो यह क्रेडिट तो प्रशांत किशोर को जाता ही है कि उन्होंने गांव गांव में घूमकर यह लोगों को बता दिया कि देखिए आप कैसे बदहाल हैं और आपके बच्चे, आप वोट दे देते हैं 5 किलो चावल पर, आप वोट दे देते हैं अयोध्या मंदिर पर, आप वोट दे देते हैं लालू यादव के नाम पर, आप वोट दे देते हैं नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन आपको क्या मिला है, आपका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इसके लिए कब वोट दीजिएगा। तो प्रशांत किशोर ने जगा दिया और अब उसी रास्ते पर चलना इन लोग की मजबूरी हो रही है। नहीं, उसकी जरूरत है। अब वो उसकी ये इन लोगों की जी जरूरत है, क्योंकि चुनाव जीतने की लड़ाई अभी इन लोगों को खुद से भी ये बात समझ में आ रही है कि चेहरे की जो लड़ाई है, उसमें नीतीश कुमार के मुकाबले आप तेजस्वी यादव को कितना रख के कामयाब हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कितना रख के कामयाब हो सकते हैं, मोदी और नीतीश के नाम पर जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है उसमें चेहरा कितना अपील करता है, ये एक बात भी समझ में आई है। इसलिए चेहरे की बजाय मुद्दे की बात हुई है। आज हम वही कह रहे थे कि जो आज जो एट लेंथ जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा बोला गया, वो मुद्दे थे जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बोला गया कि पलायन सबसे ज्यादा है बिहार में, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी है। इन मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने एट लेंथ बोला और बाकी सभी जो कृष्णा अलावरू ने भी और मुकेश सहनी ने भी इस बात को दोहराया। सबने ये कहा कि बिहार के मुद्दे हैं, बिहार के लोगों के मुद्दे हैं, उन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। ये बार बार कहा गया कि हम उन मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को इस बात का भी एहसास है कि एनडीए की तरफ से जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आएंगे कैंपेन करने और जब उनका एजेंडा बनेगा तो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश होगी, तो हम मुद्दों से ध्यान नहीं भटकने देंगे। इस पर भी उन लोगों ने कहा और खासतौर से कृष्णा अलावरू ने कहा। ये एक देखा हमने, कृष्णा अलावरू जब बोल रहे थे तो उनके एजेंडे में कांग्रेस का नेशनल एजेंडा ज्यादा था। वो उन्होंने 2 बार 3 बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लिया, क्योंकि कांग्रेस का एक अपना एजेंडा राष्ट्रीय स्तर का भी है। और उन्होंने कहा कि हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी बताएंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। ऐसा लग रहा था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जबकि वो मामला बिहार का था। फिर भी वो बार बार, और उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री को हम एजेंडे से नहीं भटकने देंगे। तो ये अच्छी बात है कि सब आदमी अब एजेंडे की बात कर रहा है और एजेंडे से मीडिया को भी नहीं भटकने देंगे, यह भी कहा मीडिया को भी नहीं मीडिया को बार बार फिर हमको वो भी एक बड़ी मतलब लगा कि असहज हुए होंगे कृष्णा अलावरू, लेकिन कैमरे ने किसी ने उनका चेहरा उस समय नहीं दिखाया। जब मुकेश सहनी ने कहा कि यहाँ तो सब आप लोग भी बिहारी हैं, मीडिया वाले लोगों को भी कहा कि सब आप लोग बिहारी हैं और सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बिहार की बेहतरी हो, बिहार में सब चीजें अच्छी हो। तो ये भी समझ नहीं आया कि कृष्णा अलावरू क्यों बैठे थे उस मीटिंग में और राजेश राम क्यों नहीं वहां बैठे बगल में, और राजेश राम ने क्यों नहीं एड्रेस किया। कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम चाह रहे थे कि ये बात बाद में आए, लेकिन अभी पहले आ गई तो हम अपनी बात वो कह दें उस मामले में ज्ञानेश्वर जी कि जहां कृष्णा अलावरू बैठे थे वहां राजेश राम को बैठना चाहिए था। कृष्णा अलावरू को वहां बैठने से एक वोट कांग्रेस में नहीं ऐड होगा, लेकिन राजेश राम का चेहरा वहां होता तो आप 5% वोट ऐड करते, उनको बगल में बिठा करते। जितना मुकेश सहनी के जरिए ऐड करते उतना राजेश राम के जरिए ऐड करते। ये कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी कमी है जिसको कांग्रेस पार्टी कभी दूर नहीं करती है कि वो महासचिव और प्रभारी का के हिसाब से ही पार्टी काम करती है। और आपको ध्यान है, हम लोग कांग्रेस के एक बड़े नेता के यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो भी प्रभारी होकर के आता है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने लगता है। एक प्रभारी तो ऐसा था जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ही बैठा रहता था जब आता था। तो अब कृष्णा अलावरू को एक पॉलिटिकली, आपको ये ऑप्टिक्स की चीजें है ना, ये ऑप्टिक्स की चीजें हैं और ये कई चीजें आपको दिखानी होती हैं, प्रतीकात्मक होती हैं। बंद कमरे में कृष्णा अलावरू बॉस हैं, लेकिन वहां तो पब्लिक में बॉस और चेहरा राजेश राम है। पप्पू यादव ने कहा कि राजेश राम के चेहरे पर चुनाव होगा और आप धकिया के राजेश राम को ऊपर दाहिने ले जाकर के बिठा दिए, और जहां अलावरू बैठे थे वहां राजेश राम को बैठना चाहिए था। उसका एक ज्यादा इंपैक्टफुल मैसेज होता आप अगर उनको बिठाते तो।
तो ये बात खैर ये बीच में आ गई, ये बात हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी उसकी चर्चा कर रहे थे, ये उसमें दिखाई दिया और ये कांग्रेस हो सकता है आगे ठीक करे इस बात को। अच्छा, दूसरी एक और छेपक की बात हमको ध्यान आ रही है ज्ञानेश्वर जी, अभी अभी पशुपति पारस के बेटे को हम सुन रहे थे, वो आए हैं, वो कल उन्होंने कहीं कुछ एक बयान दिया और उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेटिव आर्ट्स की तरह हो गया है, परफॉर्मेंस लोग करने लगे हैं, एक्टिंग करने लगे हैं। ये बात हमको इतनी अच्छी लगी, हमने कई दिन पहले, कई महीने पहले हमको लगा था कि हमने ये बात कही थी कि अब एक परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, जबकि पॉलिटिक्स पर्दे के सामने होने वाली चीज नहीं है, पॉलिटिक्स तो पर्दे के पीछे होने वाली चीज है। पर्दे के सामने आकर के आप सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। तो खैर वो ऑप्टिक्स आज क्रिएट किया, अच्छा ऑप्टिक्स था, खाली उसमें राजेश राम की जगह थोड़ी अगर ठीक से होती, प्लेस किए गए होते तो ज्यादा बेहतर होता। अब इस बात को अब हम लोग आए अब चेहरे पर, जो तेजस्वी यादव के चेहरे की जो बात हुई है, इसमें दो बातें कहना है जरूरी है। मतलब एक बात तो ये है जो हम लोगों ने पहले चर्चा की कि तेजस्वी यादव को अब अपनी पार्टी की लीगेसी से ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो आरजेडी की लीगेसी के साथ जाने को तैयार हैं। और उस बात की पुष्टि आज मुकेश सहनी ने की कि लालू यादव के आइडिया का बिहार जो है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल महागठबंधन जो है वो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, जिनकी बात करते थे लालू यादव कि वो भैंस चराने वालों, वो गाय चराने वालों, वो बकरी चराने वालों, जिनको वो एड्रेस करते थे, ये 90 के दशक की बात है। लेकिन 3 दशक के बाद भी बिहार वहीं खड़ा है जहां 90 के दशक में खड़ा था। थोड़ा बहुत आगे बढ़ा भी तो वो बड़ी स्वाभाविक गति थी, वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्वांटम लीप बिहार को मिला नीतीश कुमार के 20 साल के राज में। तो ये इस बात पर ये इन लोगों ने कहा कि लालू यादव की लीगेसी को नहीं भूलना है, लालू यादव की लीगेसी पर काम करना है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जो एप्रीहेंशन था, जो थोड़ा संशय था तेजस्वी यादव को लेकर के कि अगर हम उनको ले आएंगे तो सारी बहस चेहरे पर सिमट जाएगी, वो एप्रीहेंशन कहीं ना कहीं दूर हुआ है। और ये भरोसा बढ़ा है कि हम चेहरा रख के भी चेहरे से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा करा सकते हैं। अब ये इसका काउंटर जब अटैक होगा तब वो देखने की बात होगी कि जब काउंटर अटैक होगा, जैसे आपने तेजस्वी का चेहरा आगे किया, वैसे ही एनडीए का अटैक तेजस्वी यादव पर बढ़ेगा, उनके परिवार पर बढ़ेगा, उनके सारे किस्से कहानियां घर के कहना शुरू करेंगे लोग पब्लिक। नहीं, आप देखिए ना, आज इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, इतनी बड़ी बैठक थी, और आप कह रहे हैं बिहार में अपराध बेलगाम है। और सुबह सुबह पहली खबर बिहार से क्या आई कि आरजेडी के भगोरे विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया। रीतलाल यादव की छवि क्या है? तो एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव बढ़ते अपराध की बात कर रहे हैं और सरकार यह दिखाने में लगेगी कि न हम रीतलाल यादव को छोड़ते हैं और ना अनंत सिंह को छोड़ते हैं। यदि दोनों ने गड़बड़ियां की तो दोनों को भीतर जाना पड़ा। हाँ, देखिए एक पता नहीं वो फेक है या सही है, हम चूंकि आजकल तो पुष्टि होती नहीं है, लेकिन बीजेपी के हैंडल से 3 यादव नेताओं की तस्वीर बीजेपी ने जारी की थी आरजेडी के लोगों से। पहली नजर में तो हमको लगा कि ऐसे कैसे कोई पार्टी कर सकती है, कास्ट आइडेंटिफाई करके और इस तरह से कास्ट को अटैक करने का, टारगेट करने का, लेकिन वो किया बीजेपी ने। तो ये उसका एक मैसेज है एक कम्युनिटी के नाते भी कि जो तेजस्वी यादव जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें देखिए कैसे लोग हैं, और अगर इनको आपने शासन दिया तो फिर इन लोगों का राज होगा, सड़क पर गुंडा राज होगा, जो वापसी होगी 1990 के और 2005 के पहले वाला जो बिहार था उसकी वापसी होगी। ये बड़ा मैसेज, तो ये तो कल ही बना दिया गया ये मैसेज। आज के बाद जब तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और अघोषित रूप से उनका चेहरा एक सामने कर दिया गया मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर, तब इस तरह के अटैक बढ़ेंगे। इंडिया ब्लॉक को इन अटैक्स का जवाब देने के बजाय अपना एजेंडा सामने रखना है, जो बार बार कह रहे थे कि सालावरू भी कह रहे थे कि हम मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाने देंगे। तो ये तय मानिए कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश होगी इन तमाम तरह की चीजों से, रीतलाल यादव के जरिए और दूसरे जो यादव चेहरे जिनके दिखाई जा रहे थे उनके जरिए या किसी और के भी जरिए। लेकिन क्या जो अभी सरकार है जेडीयू और बीजेपी की, वो बिहार में क्राइम कंट्रोल कर देगी? अगर क्राइम कंट्रोल नहीं होता है तो आप दूसरे के उनके चेहरे दिखा करके लोगों को नहीं भटका सकते हैं। आज क्राइम होगा तो लोग उस पर आज पर विचार करेंगे, अगर इंडिया ब्लॉक उसको गंभीरता से और मजबूती से उठाएगा तो लोगों को वो चीजें ज्यादा अपील करेंगी। पहले के मुद्दे गड़े मुर्दे उखाड़ने से ज्यादा आज के मुद्दे अपील करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमको लग रही है, जो दिल्ली के भी बैठक से निकल करके तेजस्वी यादव ने कही थी कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, वही बात आज कही गई है। और ये बात आपने ठीक कही कि मुद्दे लेके आए हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने मुद्दों को खड़ा किया है और अब उस मुद्दे पर आरजेडी भी राजनीति कर रही है और प्रशांत किशोर भी राजनीति करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो बैकफुट पर होगा, उसको जवाब देना होगा।
तथ्यात्मक रूप से जवाब देना होगा। और आप कंपैरिजन आज के समय की तुलना आप 2005 से नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि आज इतना बिल्कुल। ये हम इतना कंट्रोल किए और उस समय कंट्रोल नहीं होता था। उससे किसी को मतलब नहीं कि उस समय जी। कंट्रोल होता था कि नहीं होता था। हुँ, आज आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा हुँ, रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की हुँ। सरकार है, हर जगह लगभग मतलब केंद्र में आपकी सरकार है ही, बिहार में आपकी सरकार है ही, और पंचायतों के स्तर पर शहरी निकायों में भी अनेक जगह आपकी सरकार है ही। तो क्या बदल दिया आपने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार में? बिल्कुल, हर बार इस बात पर बिल्कुल, फोकस किया गया बिल्कुल, कि बिल्कुल। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में बिहार में अपराध बढ़े हैं। तो इसका जवाब देना होगा। करप्शन बढ़ा जी, है, इसका जवाब देना होगा। अपोजिशन अगर जवाबदेह ठहराता है सत्तारूढ़ गठबंधन को, तो वो बेस्ट टैक्टिक्स होती है चुनाव लड़ने की। आप इमोशनल इश्यूज पर आप जी, इमोशनल इश्यूज पर नहीं जाने देंगे चुनाव को। आप जो वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव बिल्कुल। इश्यूज हैं उनके ऊपर रखेंगे, ऑब्जेक्टिव इश्यूज पर रखेंगे, आप उनके ऊपर आप वस्तुनिष्ठ मुद्दों के ऊपर चुनाव करेंगे। ये और ये बात सच में है। देखिए, जो बात आपने भ्रष्टाचार की बात कही, मुकेश सहनी ने कहा भी, और हम इसे मानते भी हैं। देखिए, अब मैं तो किसी दिन कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा अजीत जी, कि सांसद और विधायक मद में कमीशन बताइए। 70% तक पहुंच गए। 70% तक इसकी जानकारी देंगे। खैर, तो वो अलग विषय है। लेकिन आज मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में कोई भी काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। और यह भी सही है कि जब से नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, बिहार में लोग चुपके से फाइल देखकर जो देख सकते हैं वह पैसा बना रहे हैं। अरे, आपका तो एकदम बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे थे, हाँ? तो हमने कहा कि उनका यहाँ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं। तो इसके नाम पर संचिका पर हो चुका है, बस संचिका वापस आना है, उसमें पैसे गिन दिए जा रहे हैं। अजीत जी, ये स्थिति हो गई देखिए है बिहार ज्ञानेश्वर में। जी, हम तो आप कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकते कि हम भ्रष्टाचार रोक देंगे। जो लोकल करप्शन है वो तो बिल्कुल। आप बिल्कुल ही नहीं रोक सकते हैं। और जो बड़ा करप्शन है जो हम्म, सरकार के ऊपर के लेवल पर होता है, आप उसको भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी इतने इतने जो फंड आते हैं, सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? कौन यहाँ देश की जनता पैसे दे हम्म, रही है जाकर के? देश की जनता बिल्कुल। पैसे दे रही है, खाना रोजमर्रा का जीवन चलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो पैसे कौन जाकर के दे रहा है? लोग सोना रख के गिरवी ले रहे हैं, सोना गिरवी रख के पैसे ले रहे हैं और लोन डिफॉल्ट हो रहा है। लोग पर्सनल लोन और क्रेडिट जी, लोन लेकर के रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन आदमी चंदा देने जा रहा है पार्टियों को? कोई आदमी चंदा नहीं बिल्कुल, देता है। बिल्कुल, और कॉर्पोरेट का आदमी आपको पता है कि 1 रुपया देगा, तो जब तक 5 रुपए का उसका काम नहीं होगा तब तक वो आपको 1 रुपया नहीं दे सकता है। जब तक 5 रुपया कमाएगा नहीं बिल्कुल। तब तक वो नहीं देगा पैसा आपको। इसीलिए वो कोई किसी हम्म, लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। बल्कि ज्ञानेश्वर जी, हमने तो नीतीश जी, कुमार की सरकार बनने के बाद तमाम अच्छी चीजें होने के बावजूद शुरुआती 5 से 10 2005 से 2010 के बीच में हमने हर जगह सुना कि जी, घूस का रेट बढ़ गया है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने इस तरह हम्म, से, जब नेता पैरवी करता है ना, तो बहुत कम में काम हो जाता है। नेता पैरवी करेगा तो बहुत कम बिल्कुल, खर्चे में काम होगा, और अधिकारी करेगा तो बहुत ज्यादा पैसे में काम होगा, क्योंकि अधिकारी की कोई जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। नेता को तो आंख में शर्म रखनी जी, होती है, क्योंकि उसके घर जाना है वोट मांगने, फिर उसके गांव में जाना है वोट मांगने। तो हम्म, जब जैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का ऐसा सिस्टम बनाया, नीचे बीडीओ सीओ तक विधायक और एमपी का फोन नहीं उठाते थे, आज भी नहीं उठाते हैं, और वो सीधे वहां मुख्यमंत्री बिल्कुल, आवास में जो भी बैठा होता था, जिस समय जो बैठा रहा, उससे डील करते थे। तो ये करप्शन जी, तो बढ़ ही गया था, जी, और अब ये बात खुल करके सामने आ रही है, हम्म, जनता भी महसूस कर रही है अब इस बात को। तो यही हम करें कि अगर इन मुद्दों पर हम्म। फोकस करता है इंडिया ब्लॉक, करप्शन है, अपराध है। देखिए, खबर तो ये भी है, जो खबर चल रही है, जो ड्राइंग रूम में चर्चाएं चल रही है, कि भवन निर्माण विभाग के जिस हाँ, सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्य हाँ, अभियंता बने रहे, तारनी दास के यहाँ रेड हुई, और कुल 11 करोड़ से अधिक, बिल्कुल। जब वो रेड के पूरे सर्किल में बरामदगी हुई, कि 10 करोड़ रुपए एक दिन पहले इधर से उधर हुए थे। रेड एक दिन पहले ही होनी थी, और कहाँ वह रुपए पहुंचे हैं इसकी जानकारी भी ईडी को है। खैर, तो चलिए भ्रष्टाचार के आगे बढ़ते हैं। आज पोजिशनिंग जो हुई, उसमें नंबर 3 मुकेश सहनी, कांग्रेस के बाद। तो मुकेश सहनी के बारे में कल दिलीप जायसवाल ने कहा था कि एक घटक दल के जो बड़े साथी हैं, बड़ी पार्टी है, और जिससे बहुत उम्मीदें हैं, वो उधर से इधर आ रहे हैं। और आज मुकेश सहनी वहां हाजिर हो गए, तो मुकेश सहनी का भाव बढ़ा। और मुकेश सहनी को लेकर अब आपको क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी यहां टिके रहेंगे? मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाएगा? मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, उसे कल कहा था उन्होंने कि देखिए, मांगने के लिए तो सीटें मांगी ही जाती है। मुकेश सहनी
कहां तक बार्गेन करेंगे, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव है। देखिए, 2-3 बातें हैं मुकेश सहनी के बारे में। एक तो ये है, हमने इग्नोर कहा था जी। कि उनके सामने 2 ऑप्शन हैं। एक है कि वो बहुत एक आसान रास्ता है कि आप इंडिया एनडीए के साथ चले जाएं। वो बहुत आसान रास्ता है बिल्कुल। और आप वहाँ केंद्र में हाँ, मंत्री बन उनके जाइए। पास केंद्र की सरकार है, उनके पास अभी राज्य की भी सरकार है, आपको कुछ भी दे सकते हैं। उनके पास 20 राज्यों में सरकार है, वो आपको कहीं से कुछ भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी हासिल हो सकता है और किसी तरह का आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि फिर जब आप 10 साल 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसी काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जाकर के उस संघर्ष की आहुति दे दें और जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो ले लें। एक तो ये रास्ता है उनके सामने। बिल्कुल। अब वो ये भी बात, हमारी जो बात हुई उसके मुताबिक ये भी है कि अब वो सिर्फ घोषणा से या सिर्फ बात से संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब पहले तक तो उनका, कुछ दिन पहले तक ये था कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये कह दे कि हम आरक्षण के ऊपर विचार कर रहे हैं, हम निषाद समाज को एससी में शामिल करने के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो इतने से भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब वो इतने से संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ताकत और स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसी वजह से बढ़ी है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो इस बात को लूज करेंगे। आप लॉन्ग टर्म जो है जो बैटल है उसको आप लूज कर जाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म वॉर जिसको बोलते हैं, मतलब एक होता है कि छोटे छोटे बैटल्स जीतना और फिर एक होता है बड़ी लड़ाई जीतना। तो आप छोटे छोटे बैटल्स जीत करके बड़ी लड़ाई गंवाना चाहते हैं या छोटे छोटे बैटल्स हार करके बड़ी लड़ाई जीतना चाहते हैं। एक तो ये उनके सामने बिल्कुल। दूसरा मुश्किल रास्ता दूसरा रास्ता ये है कि आप इतिहास बनाने में शामिल हो। मतलब अभी मुकेश सहनी की जो स्थिति है, जिसकी वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, और हम लोगों ने कल भी इस पर चर्चा की थी कि अगर कोई बड़ी पार्टी नहीं कहती है, किसी बड़ी पार्टी कहती है हमको किसी की जरूरत नहीं है, वो कह रही है, इसका मतलब उनका महत्व पता है, उनके वोट का आधार पता है, उनकी उपयोगिता पता है। तो उनको इतिहास बनाने का मौका है कि आप उस तरफ रहिए और नीतीश कुमार का और एनडीए का जो 20 साल का शासन है, आप उसको बदलने में अपनी एक भूमिका निभाइए। देखिए, इतिहास किस तरह से बनता बदलता है वो हम लोग सब लोग राजनीति में देखे ही हैं। कितने बदल गए, कितने लोग 34 साल रहने के बाद लेफ्ट का भी बंगाल में सफाया हुआ तो सफाया ही हो गया, और नवीन पटनायक के साथ जो हुआ वो भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो एक आसान रास्ता है, एक थोड़ा संघर्ष लड़ाई का रास्ता है, लेकिन इतिहास बनाने का रास्ता है। तो दोनों में से उनको चुनना है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाने या घोषित करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब तक घोषित करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं कहा जाता है, तब तक आप उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकते हैं। उस तरह से आपको इशारों में ही ये बात कहनी होगी, नहीं तो ये सवाल उठेगा ना कि भाई मुख्यमंत्री घोषित ही नहीं है और उप मुख्यमंत्री घोषित हो रहा है। तो जैसे अघोषित दावेदार हैं तेजस्वी यादव, वैसे ही मुकेश सहनी अघोषित दावेदार होंगे मुख्यमंत्री पद के। उप मुख्यमंत्री पद के सरकार बनेगी तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके पर्याप्त संकेत हो जाएंगे, जैसे तेजस्वी के लिए दे दिए गए। तीसरी बात यह है, नंबर ऑफ सीट्स की जो बात है, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सीट्स की भी बात है। और वो जिस तरह के प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं मुकेश सहनी, आखिर पिछली बार लोकसभा के चुनाव के समय जब वो गए तो 3 लोकसभा सीटों पर राजी हो गए ना, 3 लोकसभा सीटें लेकर के वो लड़े। तो उनको भी पता है कि हमको विधानसभा चुनाव में हम कितनी सीटें मजबूती से लड़ सकते हैं, कौन कौन सी सीटें लड़ सकते हैं, और उससे हम सप्लीमेंट करके इंडिया ब्लॉक को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये बात उनको पता है। और इंडिया ब्लॉक का जो फॉर्मेशन है, अभी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी वो देख रहे हैं। आरजेडी है, सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेफ्ट अलायंस का स्ट्राइक रेट बढ़िया है, सरकार बनाने में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। तो इन सबको भी सीटें देनी है, नए अलायंस पार्टनर भी आने हैं, पशुपति पारस से बात चल रही है। तो इतने सब लोगों को कैसे एडजस्ट करें, ये व्यवहारिक बात उनको समझ में आएगी। इसलिए जो जिद भले जितनी सीटों की करें, लेकिन जितनी सीटें जो व्यवहारिक रूप से और सम्मानजनक लगेंगी, उसमें जब वो देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी 70 से गिर करके और 50 पर समझौता कर रही है, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी कि अपने कुछ सीटें कम करके कम सीटों पर समझौता करें। इसलिए सीट तो इसका बिल्कुल तो इसका आशय ये हुआ, और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी इधर ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, जब कल यह सनसनी फैली तो मुकेश सहनी नूरुल हुदा को वीआईपी ज्वाइन करा रहे थे, जो आईजी रेलवे पुलिस रहे हैं। अब यदि वह एनडीए की ओर चले जाते हैं तो नूरुल हुदा का क्या होना है। अब यदि मुकेश सहनी को बदला लेना है तो साहेबगंज में राजू सिंह से बदला लेना है, जो 2020 में उनके विधायक बने और भाजपा के साथ चले गए। वहां राजेश सहनी ताल ठोक रहे हैं वीआईपी पार्टी से। मुकेश सहनी को बदला लेना है गौराबोराम में, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां स्वर्णा सिंह से बदला लेना है। और हमने देखा कि 2015 में गौराबोराम के लिए मुकेश सहनी इस तरीके से हर गए थे कि पूछिए मत।
इधर से उधर हुए, उधर से इधर हुए, और गौरा बौराम में करीब करीब तय है कि मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी या पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में तो उधर जाने से अब वही वाली बात है कि तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, इधर रहेंगे तो हाँ, भविष्य है। बिल्कुल भविष्य है। और इधर भाई वहां किसी हाल में 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, किसी हाल में 10 जी से ज्यादा बिल्कुल सीटें नहीं बिल्कुल। मिलेंगी, और वो 10 सीटें भी आपकी चुनी हुई सीट नहीं मिलेगी। जेडीयू और कांग्रेस, जी जेडीयू और बीजेपी के सीटें बंटने के बाद जो सीटें बचेंगी, उन सीटों में से आपको मिलेंगी सीटें, हम्म। और 10 सीट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, किसी बिल्कुल हाल में नहीं मिलेगी। आप इसके पहले बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ रह के चुनाव लड़ चुके हैं भाई। उसी 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 गठबंधन में हम्म, पिछली बार लड़े थे तो कितनी 11 सीटें मिली थी ना, 11 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, जी और जी तब चिराग जरा पासवान नहीं थे। जी। अब चिराग पासवान भी होंगे, उनके हिस्से की सीटें जानी है, तो फिर आप उस 10-11 हम्म, सीट भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपको लेकर के फिर ये ऑफर हो बिल्कुल। सकता है कि हम आपको राज्यसभा दे दें, केंद्र में मंत्री दे दें, तो वही जो आपने कहा, हम कह रहे हैं कि आपको चीजें मिल जाएंगी तत्काल वहां, लेकिन उससे पार्टी का हम्म। राजनीतिक भविष्य आपका बिहार में नहीं जमना है। और आप कह चुके हैं कि बीजेपी ने आपको कितना जी नुकसान पहुंचाया, आपकी पार्टी तोड़ी, आपके साथ विश्वासघात हुआ, ये सारी बातें आप कहते रहे, फिर क्या मुंह लेकर के जाइएगा? आरक्षण पर घोषणा नहीं होगी, सीटें कम हो जाएंगी, और फिर आप जाकर के जनता के बीच में अपने मतदाताओं से किस आधार पर वोट मांगिएगा? तो उनके साथ एक दुविधा भी जी है, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी बाधा है कि वो जितना आगे बढ़े हैं वहां से पीछे हटना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे अच्छी बात आज की बैठक में भी चलिए हमको लगा कि लेफ्ट के लोग कोई बहुत शोसेबाजी नहीं है, कोई बहुत दिखावा नहीं है, कोई मांग बिल्कुल। नहीं है, कोई ऐसा हम्म, काम नहीं है जिससे गठबंधन के ऊपर कोई आंच आती दिखे। तो ये गठबंधन का जी असली जो सहयोगी होता है और जिसका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होती है कि हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता हम्म, बीजेपी को अगर रोकने की है, लेफ्ट ने अगर ये तय किया हुआ है, तो उनको बाकी सारी चीजों से आपत्ति नहीं है। आप तेजस्वी यादव को चेहरा बना लीजिए, आप मुकेश सहनी को भी चेहरा बना लीजिए, आप सीटें भी आपस में ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हम साथ में रहेंगे। तो इस प्रतिबद्धता के लिए और बिल्कुल। अपनी उनकी ताकत के लिए उनकी सीटें जरूर बढ़ाई जाएंगी। हमको जहां तक लग रहा है कि उनकी सीटों में जरूर इजाफा होगा, जी खासतौर से माले की सीटों में कुछ इजाफा होगा, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, टूटने का खतरा नहीं है, और कहीं इधर उधर बिट्रेयल का भी खतरा नहीं। हम्म। तो हम लोग ये नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट की बात कर ली, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक और बात कही, और जब मुद्दों की बात हो रही है और सच्चाई बताने की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेता अवस्था में हैं, तो इसका मतलब इंडिया ब्लॉक, जो कृष्णा लाबरू ने कहा कि एजेंडा से भटकने नहीं देंगे, तो यह बात घर घर पहुंचाई जाएगी कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है। हाँ, तो ये बात अभी पहले भी वो कहना शुरू कर दिया था तेजस्वी यादव ने। ये और अब इस बिल्कुल। बात को चुनाव, और हाँ, प्रशांत और किशोर उसके उन्होंने वीडियोज भी बना दिए गए हैं। नीतीश कुमार के तरह तरह के जो विचित्र तरह जी के व्यवहार, विचित्र तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, उनके वीडियोज भी बने हुए हैं। वो सब बहुत बॉम्बार्डिंग होगी, वो जी उस लड़ाई तो उस लेवल पर जाएगी जिसको लेकर के कई सवाल उठेंगे बाद में। लेकिन तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार के बारे में, जो प्रशांत किशोर भी बार बार कह रहे हैं, अगर नीतीश कुमार को जी डिस्क्रेडिट नहीं किया, कि डिस्क्रेडिट करने का मतलब कि उनकी सेहत को लेकर के लोगों को ये कन्विंस नहीं किया कि वो अब मुख्यमंत्री बनने और सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर इंडिया ब्लॉक में तब एनडीए का बिल्कुल जो एडवांटेज है उसको कम करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एनडीए की बात हमें जी हमेशा कहते हैं कि जो वोट की पूंजी है आपकी है, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी नीतीश कुमार हम्म, है। एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी नीतीश कुमार है। उस वही नीतीश कुमार पूंजी, जी आप बिल्कुल उसी पूंजी का क्षरण हो गया है, उसी पूंजी में से आपने काफी चीजें गवा दी हैं। तो इसका फायदा है, जी और ये इस काम में भी प्रशांत किशोर को हम सबसे आगे रखते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार अब राज चलाने के लायक नहीं है, उनके राज में ये विफलता हुई, वो अपने मंत्रियों का नाम पढ़ के उन अपने मंत्रियों का नाम नहीं बता सकते, ये सारी बिल्कुल। बातें। उन्होंने तो कहा श्वेत पत्र जारी कीजिए, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर हाँ, श्वेत श्वेत पत्र पत्र जारी जारी कीजिए, करना ठीक बात स्वास्थ्य है। तो बुलेटिन ये जारी सब चीजें कीजिए। उन्होंने बिल्कुल कही, और मुद्दे उन्होंने उठाए, जी नीतीश कुमार की सेहत का सवाल उन्होंने उठाया, लेकिन आज के तारीख में बेटर इक्विप्ड पार्टी और बेहतर गठबंधन वो इंडिया ब्लॉक है, आरजेडी है, तो वो बिल्कुल। इस मुद्दे का ज्यादा इस्तेमाल करेगी। मोटे तौर पर ज्ञानेश्वर जी, अब हम्म, इंडिया ब्लॉक वर्सेज एनडीए की एक आमने सामने की लड़ाई बन रही है। तीसरा पक्ष उसमें जी प्रशांत किशोर होंगे, जो एक इंडिपेंडेंट वोट, इन दोनों से अलग का वोट लेंगे, और इन दोनों के वोट समान रूप से दोनों के वोट का नुकसान करेंगे। वो कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखिए, कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा प्रशांत किशोर का। आज महागठबंधन की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। तेजस्वी यादव भले ही घोषित न किए गए हों, लेकिन चेयरमैन बन गए हैं, तो चेहरा तो
तेजस्वी यादव ही हैं, मुकेश सहनी का भाव बढ़ गया है और वामपंथी पार्टियों की प्रतिबद्धता दिखाई पड़ी है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बीजेपी को रोकना है। तो आगे क्या, यह देखना होगा। तेजस्वी यादव फिर से कहीं और चले तो नहीं जाते हैं, कहीं फिर से बातचीत में विराम तो नहीं लग जाता है। सीटों की बात कब होती है और बिहार निकलने की बात कब होती है, बिहार में निकलेंगे कब? क्योंकि मुद्दे तय कर लीजिए, क्षेत्र तय कर लीजिए, तो फिर आगे भी बढ़ना होगा। क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सब लोग बिहार के दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं 24 अप्रैल को, और इस बार तैयारी इतनी बड़ी है कि बीजेपी से अधिक लोग जेडीयू के दिखने चाहिए। स्वयं ललन सिंह और संजय झा कैंप कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं जो संबंधित जिले हैं, और टास्क दिया जा रहा है। तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।